हेलो एवरीवन, आज मैंने कोड फोर्सेस राउंड 661 डेप 3 में पार्टिसिपेट किया था। तो अब मैं उसका एडिटोरियल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं सारी प्रॉब्लम्स का एडिटोरियल वीडियो बनाऊँगा। तो शुरू की जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो इजी ही थी, बट आगे लेवल बढ़ रहा है और एफ तो थोड़ी सी मुश्किल ही लगी मुझे डिप 3 के हिसाब से। लेकिन ई जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपसे मतलब ये सी डी वगैरह नहीं हुई तो भी ई का एडिटोरियल ज़रूर देखिएगा। और वैसे तो इसमें ट्रीज़ यूज़ हो रहे हैं, लेकिन अगर ट्री की भी ज़्यादा नॉलेज ना हो तो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मुझे मतलब इस कॉन्टेस्ट की बेस्ट प्रॉब्लम लगी यही दोनों। तो शुरू की तो थोड़ी इजी नहीं, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बात करूँगा उनके बारे में। तो प्रॉब्लम ए के पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम ए है रिमूव स्मॉलेस्ट। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक एरे ए है, उसमें n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मूव में दो इंटीजर्स चूज कर सकते हैं और उनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर 1 से ज़्यादा नहीं है तो हम इनमें से छोटा वाले को रिमूव कर सकते हैं। और अगर दोनों इक्वल हैं तो हम दोनों में से कोई एग्जैक्टली एक को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन दोनों को नहीं रिमूव कर सकते। तो हमें बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एरे में केवल एक ही एलिमेंट बचे, मतलब इतनी मूव्स हम कर सकें। तो यहाँ पे देखने लायक बस ये है कि एक मैं कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन टाइप का बताता हूँ। ऑल्दो हमें केवल येस या नो ही आंसर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पूरी एरे को सॉर्ट कर लें और उसके बाद हमेशा अगर जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर वो नेक्स्ट एलिमेंट से जस्ट एक छोटा या बराबर है तो हम फर्स्ट वाले को हटा देंगे। और इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, वो हर एलिमेंट पे यही करेंगे। अगर वो अपने नेक्स्ट वाले से बस एक ही छोटा हो या बराबर हो तो उसको हम हटा देंगे, वरना नहीं हटाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर हम करते करते एंड तक पहुंच गए एरे के तो आंसर येस है, वरना नो है। तो बेसिकली हमें ये करना है कि हमें एरे में चाहिए मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव गैप। जैसे कि इस वाली में मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव गैप है 2, क्योंकि 1 और 3 के बीच में डिफरेंस है 2। तो जब मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव गैप अगर 1 से ज़्यादा होगा तो आंसर नो होगा, वरना आंसर येस होगा। तो इसको हमें ऐसे ही सॉल्व करना था, बस बेसिकली सॉर्ट करके, और वही जैसे मैंने बताया लेफ्ट टू राइट मूव करके कर सकते हैं। तो यही था बस इस क्वेश्चन में। अब मैं प्रॉब्लम बी की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, तो प्रॉब्लम बी में क्या है कि हमारे पास n गिफ्ट्स हैं और हर गिफ्ट में AI कैंडीज़ हैं और BI ऑरेंजेस हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें बच्चों में बांटने हैं ये गिफ्ट्स। तो हमें सारे गिफ्ट्स को पहले इक्वल करना है फिर बांटना है, क्योंकि मतलब ऐसा है कि मतलब वरना लड़ेंगे बच्चे। तो इसमें ऐसा है कि एक मूव में हम इन तीन में से कोई एक ऑपरेशन कर सकते हैं। तो क्या ऑपरेशन है कि हम एक या तो एक कैंडी खा लें, या फिर हम एक ऑरेंज खा लें, या फिर हम एक कैंडी और ऑरेंज दोनों खा लें। मतलब कि या तो AI को एक घटा दें या BI को एक घटा दें, या फिर दोनों को एक एक घटा दें। तो हम करना क्या चाहते हैं, सारे गिफ्ट्स को इक्वल करना चाहते हैं। मतलब कि हम ऐसी कुछ मूव्स करना चाहते हैं कि सारी मूव्स करने के बाद सारे बच्चों का और सारे गिफ्ट्स का ए भी इक्वल हो जाए और सारे गिफ्ट्स का बी भी इक्वल हो जाए। तो हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स कि हम सारे गिफ्ट्स को इक्वलाइज कर दें। तो इसमें बेसिकली ऐसा है कि जैसे हमारे पास AI कॉमा BI के पेयर्स हैं, ये सब गिफ्ट्स हैं। तो हमें क्या करना है कि इनको घटा घटा के, मतलब AI को घटा के कुछ ऐसा लाना है कि AI को घटा के X ले आना है और BI को घटा के Y ले आना है। तो ऐसा करना है कि सारे AI BI को घटा के मुझे X कॉमा Y कर देना है, जिससे कि मतलब ये सारे इक्वल हो जाए। तो X और Y क्या होना चाहिए, तो जो X है वो होना चाहिए कि AI का जो भी मिनिमम वैल्यू है, मतलब कि X इक्वल टू मिनिमम ऑफ A। क्योंकि इससे ज़्यादा घटाने का कभी फ़ायदा नहीं होगा हमें। कि मतलब अगर मतलब किसी भी गिफ्ट में इनिशियली अगर 30 से कम नहीं थी कैंडीज़, तो हम क्यों किसी फाइनल सॉल्यूशन में 29 कर दें। मतलब जिस जिस मूव में एक ए को घटाया है वो सारी हम हटा देंगे, तो हमें कुछ प्रॉफिट ही मिलेगा। फिर y कितना होना चाहिए, सिमिलरली y होना चाहिए min ऑफ b। तो ये दोनों x और y की वैल्यूज़ हैं। तो हमें हर पेयर को घटा के इन इन दोनों वैल्यूज़ पे लाना है x और y पे, जो कि है मिनिमम ऑफ a और मिनिमम ऑफ b। तो मिनिमम ऑफ a और मिनिमम ऑफ b हमें अगर करना है तो इसमें कितने मूव्स लगेंगे। तो अब बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन ये हो गया कि हमारे पास AI और BI है
और हर ए आई बी आई को हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेंगे। तो हमें क्या करना है, ए आई को एक्स लाना है, बी आई को वाई लाना है, और एक मूव में हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ए आई को -1 कर सकते हैं, या फिर हम बी आई को -1 कर सकते हैं, या फिर हम दोनों को -1 कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम एक मूव में कर सकते हैं और हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो अगर इसको इसमें बेसिकली ऐसा है कि इन दोनों में से इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, तो इस डिफरेंस को मैं कह देता हूँ डी, और इस डिफरेंस को मैं ई कह देता हूँ। तो मतलब कि डी है ए आई माइनस एक्स और ई है बी आई माइनस वाई। तो ये दोनों डिफरेंसेस मैंने लिख दिए। तो अब क्या होगा, इनमें से जो छोटा वाला डिफरेंस होगा, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ मान लीजिए डी स्मॉलर देन ई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि डी मूव्स ऐसी कर सकता हूँ कि ए आई को एक एक कम करता रहूँ। तो यानी मैं डी मूव्स कर दूंगा, और मतलब साथ में बी आई को भी एक एक कम करते रहूँगा। मतलब डी मूव्स मैं ऐसी करूँगा जिनमें ए आई और बी आई दोनों को एक एक कम कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास क्या होगा कि ई माइनस डी मूव्स बचेंगी। तो इन ई माइनस डी मूव्स में मैं केवल बी आई को कम कर सकता हूँ। और सिमिलरली अगर ई स्मॉलर देन डी होता तो भी मैं यही करता कि ई मूव्स में मैं ए आई और बी आई दोनों को एक एक कम करता, और फिर डी मूव्स में केवल ए आई को कम करता। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मूव्स हैं वो है मैक्सिमम ऑफ डी और ई। और डी और ई जैसा कि मैंने बताया, डी है ए आई माइनस एक्स और बी है और ई है बी आई माइनस वाई। और एक्स और वाई भी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक्स है मिनिमम ऑफ ए और वाई है मिनिमम ऑफ बी। तो बस यही आंसर है, और इसी को बस प्रिंट करना था। तो थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन थी इसमें, और ये इजी था क्वेश्चन। तो ओके, इसमें इतना ही था। अब प्रॉब्लम सी पे आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम सी है बोर्ड्स कंपटीशन। इसमें है हमारे पास n लोग हैं, वो बोर्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और हर पार्टिसिपेंट का एक वेट है, मतलब कि हर n पार्टिसिपेंट्स में सबका एक एक वेट दिया हुआ है। और इसमें जो टीम्स बनेंगी वो टीम्स एग्जैक्टली 2 पीपल की होनी चाहिए, मतलब एक की टीम या 3 की टीम नहीं बन सकती है। और हम ऑर्गेनाइजर हैं, तो हम चाहते हैं कि हर टीम का टोटल वेट इक्वल। तो अगर के टीम्स हैं तो बेसिकली A1 प्लस B1 इक्वल टू A2 प्लस B2 इक्वल टू AK प्लस BK होना चाहिए, और ये इक्वल टू सम वेरिएबल S होना चाहिए, और S है टोटल वेट ऑफ ईच टीम। तो हमें क्या करना है, कोई ऐसा S चूज करना है कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमम टीम्स बने, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स जो पार्टिसिपेट करें गेम में, वो मैक्सिमम पॉसिबल। तो और एक पार्टिसिपेंट एक से ज़्यादा टीम में नहीं हो सकता ऑब्वियसली। तो हमें ऐसा एस चूज करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कॉन्स्टेंट्स बहुत छोटे हैं, जैसे कि n केवल 50 तक है, और फिर जो वेट है वो भी n से मतलब ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर हम कोई भी 2 पार्टिसिपेंट्स ले लें तो उन दोनों का वेट मैक्सिमम कितना होगा, उन दोनों का वेट मैक्सिमम n होगा, और दोनों का वेट अगर हम ऐड कर दें तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2n। इसका मतलब जो s है वो 2n से ज़्यादा नहीं हो सकता कभी, और 2 से कम नहीं हो सकता कभी, क्योंकि दोनों पार्टिसिपेंट का वेट कम से कम 1 तो होगा ही। तो 2 से लेकर 2n तक हम हर पॉसिबल वेट के लिए चेक करेंगे कि अगर इतने वेट का मतलब अगर s की वैल्यू ये होती है, मतलब s इक्वल टू 2 से लेकर 2n तक हम हर वैल्यू के लिए देखेंगे कि अगर इतने वेट की हम टीम्स बना रहे होते तो हमारे पास एग्जैक्टली कितनी टीम्स बन जाती। तो मैं किसी एक s के लिए बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर हमारे पास s दिया हुआ है, s इक्वल टू कुछ भी, मान लीजिए 20 है 30 है कुछ भी है। तो अगर एक s दिया हुआ है और हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स बनानी है जिनका वेट मतलब इक्वल टू x हो एग्जैक्टली, और हर पर्सन जितने भी लोग हैं वो एक टीम से ज़्यादा में नहीं, मतलब हर बंदा एक ही टीम में है और हर टीम में 2 ही लोग। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं कोई भी एक वेट लूँ, x स्मॉलर देन s है अगर, तो अगर मैं x वेट का एक आदमी लूँगा तो ऑटोमेटिकली एक s माइनस एक्स वेट का आदमी आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर टीम बन सकती है। तो कहने का मतलब अगर s इक्वल टू 20 होता है, जैसे मतलब ये 20 होता, तो मैं क्या करता कि अगर मैं 5 वेट का एक आदमी लूँगा तो ऑटोमेटिकली एक 15 वेट का आदमी आ जाएगा इस टीम में।
सिमिलरली अगर 6 वेट का लूँगा तो एक 14 वेट का आ जाएगा एंड सो ऑन। तो मतलब टोटल कितनी टीम्स बन सकती हैं? तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि हर 5 वेट वाले आदमी के लिए एक 15 वेट वाला आदमी मुझे मिल जाए। सिमिलरली हर 6 वाले के लिए 14 वाला मिल जाए एंड सो ऑन। तो मैं क्या करूँगा कि 1 से लेकर S/2 तक मैं इन सारे वेट्स पे देखूंगा कि अगर मैं एक बंदा इस वेट का लूँ तो दूसरा बंदा मुझे ऑटोमेटिकली ज़्यादा वेट वाला मिल जाएगा। तो इसमें ऐसा है कि अगर 5 वेट के 6 लोग हैं मेरे पास और 15 वेट के 4 लोग हैं, तो टोटल कितनी टीम्स बन सकती हैं? टोटल 4 टीम्स बन सकती हैं। तो बेसिकली अगर मैं कह रहा हूँ कि काउंट ऑफ एक्स है कि एक्स वेट के कितने लोग हैं, तो काउंट ऑफ एक्स में अगर मैंने स्टोर कर रखा है कि एक्स वेट के कितने लोग हैं, तो एक्स वेट के लोगों वाली टीम मतलब कि जिन टीम में एक्स और एस माइनस एक्स वाले लोग हैं, वैसी टीम्स कितनी बन सकती? वो बन सकती मिनिमम ऑफ काउंट ऑफ एक्स कॉमा काउंट ऑफ एस माइनस एक्स। तो इतनी टीम्स बन सकती हैं जिनमें एक्स वेट के लोग हैं। और बस एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, वो भी सिर्फ तब होगा अगर एस इवन है। तो एस इवन होने में क्या होगा कि हम हर टीम को एक्चुअली 2 बार गिन लेंगे। जैसे कि अगर एस इक्वल टू 10 है हमारे पास, सॉरी एस इक्वल टू 20 जैसे पहले से ही दिया हुआ है हमें, तो अगर हम 10 वेट वाली टीम देखेंगे तो हम क्या करेंगे कि काउंट ऑफ 10 कॉमा काउंट ऑफ 10 का ही मिनिमम ले लेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हर टीम को 2 बार जोड़ रहे हैं। तो ये बस एक्सेप्शन है। तो इस वेट की टीम्स को हमें अलग से हैंडल करना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा कि काउंट ऑफ S/2/2, क्योंकि अगर 10 वेट के हमारे पास 5 लोग हैं तो 5/2 मतलब राउंड डाउन करके मतलब केवल 3 राउंड डाउन भी कर दिया, तो 5/2 मतलब कि केवल 2 टीम्स बन सकती हैं। तो यही करना था। तो हर S के लिए हम निकाल सकते हैं कि अगर इतना S होता, अगर मतलब 2 से लेकर 2n तक हर वैल्यू को S ट्राई करके देखेंगे हम कि इससे कितने टीम्स बन सकती हैं, और फिर जो भी मैक्सिमम होगा वो हम प्रिंट कर देंगे। तो एक बार मैं हल्का सा अपना कोड दिखा देता हूँ। एक्चुअली टैग भी इसमें ब्रूट फोर्स ही है, मतलब और कोई मतलब ऐसा कुछ स्मार्टर सोल्यूशन नहीं था यहाँ पे। तो मैंने बेसिकली क्या किया कि ये REP मेरा मैक्रो है, तो इसमें मैं बेसिकली लूप ही कर रहा हूँ। तो ये किया मैंने कि मतलब वही कि काउंट ऑफ, इसमें मतलब जो सी एरे है उसमें मैं काउंट स्टोर किया हूँ। तो काउंट ऑफ जे और काउंट ऑफ आई माइनस जे में जो भी मिनिमम है उसको मैं ऐड कर ले रहा हूँ, और अगर आई इवन है तो काउंट ऑफ I/2/2 भी मैं ऐड कर ले रहा हूँ, और उसको मैं उसका मैक्सिमम मैं आंसर में स्टोर करके आंसर प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली यही करना है, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, उसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो अब प्रॉब्लम डी पे आते हैं। तो प्रॉब्लम डी जो है आई थिंक सोचना काफ़ी आसान था, और मतलब दिखते ही आई थिंक पहले आइडिया ही अधिकतर लोगों को आ गया होगा। इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो उसके बारे में मैं मतलब इस वाले प्रॉब्लम में थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन की ज़्यादा बात करूँगा, आइडिया की थोड़ी कम बात करूँगा। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग है। बाइनरी स्ट्रिंग मतलब कि केवल उसमें 0 या 1 है और उसकी लेंथ n है, तो मतलब हमारे पास n zeros और 1s है हमारे पास। हमें क्या करना है कि इस स्ट्रिंग को सब सीक्वेंसेस में डिवाइड करना है, और सब सीक्वेंस की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। तो अगर आपको ना आती है तो उसको पॉज करके पढ़ लीजिए, वरना क्योंकि मतलब जो लोग CP करते हैं उन्होंने कभी ना कभी सब सीक्वेंस वगैरह वाली प्रॉब्लम देखी ही होगी। तो हमें क्या करना है कि इसको सब सीक्वेंसेस में डिवाइड करना है, और हर सब सीक्वेंस ऑल्टरनेटिंग होना चाहिए, मतलब कि 0 1 0 1 0 1 या फिर 1 0 1 0 1 0 टाइप का। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस में इसको स्प्लिट करना है। तो आई थिंक अधिकतर लोगों के दिमाग में पहली चीज़ यही है, यही आएगी कि अगर सबसे पहला कैरेक्टर 0 है तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले 0 को फर्स्ट सब सीक्वेंस में ले लूँगा, और फिर इसके आगे नेक्स्ट जो भी 1 मिलेगा उसको मैं सेकंड सब सीक्वेंस उसको भी मैं फर्स्ट सब सीक्वेंस में ले लूँगा। फिर उसके आगे नेक्स्ट 0 ढूंढूंगा, नहीं मिला तो फिर दोबारा शुरू से स्टार्ट करूँगा। फिर मैं देखूँगा कि अगर सबसे पहला जो 0 है और
उसको मैं सेकंड सब सीक्वेंस में ले लूँगा, और फिर उसके जस्ट आगे जो 1 मिलेगा उसको मैं सेकंड सब सीक्वेंस में ले लूँगा, या फिर थर्ड सब सीक्वेंस एंड सो ऑन। तो बेसिकली यही करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्या कर रहे हैं। जैसे मेरे पास कोई भी अगर बाइनरी सीक्वेंस है, ऐसा कोई बाइनरी सीक्वेंस है, तो इसमें मैं सब सीक्वेंसेस कैसे बनाऊंगा? सबसे पहला मैं इससे बनाऊंगा कि जो भी पहला कैरेक्टर है वो लिया, 0 लिया, फिर मैंने 1 लिया, फिर उसके बाद अगला 0 लिया, फिर अगला 1 लिया। अब फिर अगला 0 तो मेरे पास है नहीं, तो ये एक सब सीक्वेंस बन गया। अब मैं इनको इरेज कर दूंगा स्ट्रिंग से। ये सारे इरेज कर दिए। अब जो बचे उनमें सेम काम करना है। सबसे पहले पहला 0 लिया, फिर अगला 1, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट 0, फिर नेक्स्ट 1। तो ये सारे सेकंड सब सीक्वेंस के पार्ट हो गए, इनको भी अब इरेज कर दूंगा। फिर मैं सबसे पहला 0 लूँगा, फिर नेक्स्ट 1 लूँगा, फिर नेक्स्ट 0 लूँगा, और इन सबको भी इरेज कर दूंगा, और फिर के लिए एक 1 बचा तो उसको ले लूँगा। तो इस तरह मैं सारे सब सीक्वेंसेस बनाऊँगा। बेसिकली यही करना है। तो अब इसमें दिक्कत बस इम्प्लीमेंट करने की है कि मतलब इसको किस तरह इफ़िशिएंटली इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अगर हम एक्चुअली स्ट्रिंग में से इसके कॉन्स्टेंट देख लीजिए, कॉन्स्टेंट्स 2 into 10 to power 5 है। तो अगर हम एक्चुअली ये करें कि मतलब पहले सबसे पहले वाले कैरेक्टर को लेके देखें, फिर अगर वो 0 है तो 1 ढूंढें, फिर 1 है तो 0 ढूंढें, और इस तरह करते रहें बार बार, तो मतलब इसमें टाइम लिमिट एक्सीडेड हो जाएगी, क्योंकि ये ऑफ एन स्क्वायर तक जा सकता है। तो इसको जल्दी करने का क्या तरीका है एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करने के लिए? मतलब हो सकता है कोई ईजी तरीका भी हो, बट मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने किया। तो मैंने बेसिकली ये किया कि मैंने 2 सेट्स बनाए। एक सेट में स्टोर किया कि इंडेक्स ऑफ मतलब बेसिकली इंडेक्स ऑफ 0, मतलब कि 0 कहाँ कहाँ पर है, उनकी सारी इंडेक्सेस। और दूसरे सेट में मैंने क्या किया कि सारी 1 की इंडेक्सेस स्टोर करेंगी, मतलब कहाँ कहाँ पे 1 है। तो ये 2 सेट्स मेरे पास हैं और इसमें मैंने सब स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले देखूँगा कि इन दोनों में से अगर दोनों में एटलीस्ट एक एलिमेंट है, तो मैं देखूँगा इन दोनों में से छोटा एलिमेंट किसका है। छोटा एलिमेंट जिसका होगा, मतलब कि स्ट्रिंग उसी से स्टार्ट हो रही होगी, मतलब केवल यही दोनों कैरेक्टर्स हैं पूरी स्ट्रिंग में, तो जिसकी मतलब इंडेक्स सबसे छोटी है, मतलब स्ट्रिंग उसी से स्टार्ट हो रही है, तो छोटा वाला मैं एलिमेंट लूँगा। और मतलब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 अगर सबसे पहले आ रहा है स्ट्रिंग में, तो 1 तो ID 1 में जो एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा होगा, तो वो मैं लूँगा और उसको मैं करेंट सब सीक्वेंस में डाल दूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, इससे जस्ट बड़ा वाला एलिमेंट मैं इस सेट में ढूँढूँगा, मतलब कि इस वैल्यू का अपर बाउंड में ढूँढूँगा इस सेट में। उसके बाद जब ये अपर बाउंड मुझे मिल जाएगा, तो अपर बाउंड एक्चुअली पहले से इम्प्लीमेंटेड होता है C++ में। तो कोई भी सेट होता है तो सेट डॉट अपर बाउंड करके उसका इटरेटर मिल जाता है, उसको एस्टेरिस्क ऑपरेटर लगा के डिफरेंस कर सकते हैं। तो अब मुझे इस वाले सेट में यहाँ से जो अभी इंडेक्स निकाली उसका अपर बाउंड चाहिए, तो उससे मुझे नेक्स्ट मिल जाएगा, तो उसको मैं यहाँ रख लूँगा, फिर यहाँ से अपर बाउंड निकालूंगा। जब तक मैं किसी सेट के एंड तक नहीं पहुँच जाता, तब तक मैं यही करूँगा कि अपर बाउंड निकाल के उनको प्लेस करते जाऊँगा। और प्लेस करने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे अगर मैंने इसमें से एक 0 निकाल लिया, तो फिर मुझे इस सेट में से उसको इरेज करना पड़ेगा। तो बेसिकली यही करना है इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि इसमें से मतलब इन दोनों में से जिसकी इंडेक्स छोटी है उससे स्टार्ट करेंगे, फिर उसका अपर बाउंड दूसरे सेट में ढूंढेंगे, फिर उसका अपर बाउंड पहले सेट में ढूंढेंगे, फिर उसका अपर बाउंड दूसरे सेट में ढूंढेंगे, एंड सो ऑन, जब तक कि सेट के एंड तक हम ना पहुंच जाए। जब एंड तक पहुंच जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, एक सब सीक्वेंस इंक्रीज करके हम दोबारा फिर से देखेंगे कि किसका स्टार्टिंग एलिमेंट छोटा है। अच्छा, और अगर दोनों में से एक ही सेट में एलिमेंट है एटलीस्ट एक, मतलब अगर एक सेट खाली हो गया पूरा, तो दूसरे सेट में अभी भी एलिमेंट्स हैं, तो हम देख नहीं सकते हैं कि छोटा किसका है स्टार्टिंग वाला एलिमेंट। तो ये मतलब कॉर्नर केस नहीं, मतलब ये एक एडिशनल केस है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक पॉइंट के बाद ऐसा हो सकता है कि एक सेट खाली हो जाए, तो जो दूसरा वाला सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट बचे हैं उन सब के लिए हमें एक एक सब सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर
हमारे पास एंड में 4 1 बच गए केवल, तो 4 अलग अलग सब सीक्वेंस बना देंगे और इस तरह नंबर करते रहेंगे। और बस यही था। तो मैं थोड़ा सा कोड दिखा देता हूँ अपना। तो यहाँ पे मैंने अपर बाउंड की जगह लोअर बाउंड यूज़ किया है और उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, तो अपर बाउंड हो चाहे लोअर बाउंड हो सेम बात है। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि एक सेट बनाया आईडी और इसमें सारी इंडिसेस स्टोर हैं 0 और 1 की, तो ये सब मैंने स्टोर कर लिया। इसके बाद जब तक दोनों सेट्स खाली नहीं हैं तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन सा एलिमेंट सबसे पहले जाएगा। तो अगर इंडेक्स अगर 0 की छोटी है तो फिर हम z इक्वल टू 0 कर दिया, वरना z इक्वल टू 1 कर दिया। z ये है कि मतलब कौन सा एलिमेंट फर्स्ट गया, और नॉट z है कि कौन सा एलिमेंट सेकंड होगा इस सब सीक्वेंस में। तो अगर 0 की इंडेक्स सबसे छोटी है तो 0 को मैंने फर्स्ट कर दिया। उसके बाद ये सी यू आर मतलब कि एक तरह से करेंट है कि मतलब अभी मैं स्ट्रिंग में किस पोजीशन पे हूँ। तो इससे मुझे जस्ट मैं इनफाइनाइट लूप टाइप का चलाया बेसिकली। तो अगर जब भी मैं सेट के एंड तक पहुँच गया तो ब्रेक कर दिया और एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया कि जो भी नेक्स्ट है, और उसको वापस करेंट में स्टोर कर दिया। फिर करेंट को सेट से हटा के इस वाली वैल्यू के लिए जो आंसर है, मतलब कि ये किस सब सीक्वेंस में बिलोंग करता है, उसको इक्वल टू नम कर दिया। और हर सब सीक्वेंस में आगे बढ़ते समय मैं नम को एक एक बढ़ाता जा रहा हूँ और स्टार्टिंग में 1 लिया था और फिर बस एंड में आंसर प्रिंट कर दिया। तो बस इसमें मतलब एक्चुअली ग्रेडी क्वेश्चन में यूजुअली इम्प्लीमेंटेशन ही मेन होती है, क्योंकि मतलब वैसे कुछ कुछ में ग्रेडी सोचना ही मुश्किल होता है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ये मतलब ऑब्वियस ही था कि जो सबसे पहला एलिमेंट है उसके बाद मतलब उसको लेंगे ही हम एक सब सीक्वेंस में, क्योंकि किसी ना किसी सब सीक्वेंस में तो लेंगे ही। तो हमेशा एडवांटेज है कि पहले एलिमेंट को हम सब सीक्वेंस में ले लें। तो इस प्रॉब्लम के लिए इतना ही। अब मैं अगले नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ। तो अब हम आ गए हैं वेट्स डिवीजन प्रॉब्लम में। तो ये एक्चुअली मतलब ये दो प्रॉब्लम्स हैं, वेट्स डिवीजन 1 और 2। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं ये मुझे पर्सनली मुझे कॉन्टेक्स्ट की सबसे अच्छी दो प्रॉब्लम्स लगी। और वैसे तो यहाँ पे लिखा है कि इजी और हार्ड वर्जन्स डिफरेंट हैं, तो दोनों के स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़ें। और ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंट हैं बट ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अभी मैं बताता हूँ किस तरह। तो सबसे पहले मैं E2 का स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक वेटेड रूटेड ट्री है, और अगर ना पता हो ट्री क्या होता है तो इसमें मतलब बेसिकली काफ़ी हद तक दी हुई है डेफिनेशन। अगर ग्राफ भी नहीं पता क्या होता है तो थोड़ी दिक्कत होगी, बट मैं जो एक्सप्लेन करूँगा तो मैं ड्रॉ करके मतलब ट्री वगैरह ड्रॉ कर दूंगा। तो ट्री ना भी पता हो तो ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेटेड रूटेड ट्री है हमारे पास, और जो वर्टेक्स 1 है उसको रूट बना दिया। फिर हर एज का हमारे पास एक कॉस्ट भी है। ओके ठीक है। अब इन्होंने बता रखा है कि ट्री क्या होता है, तो एक बार इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। अब बताया है कि वेट ऑफ पाथ होता है कि उस पाथ में जितने भी एजेस आए उन सबका सम, तो वो भी ठीक है। और किसी भी वर्टेक्स का खुद से 0 है। फिर हमें क्या करना है कि एक सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर मूव्स करनी है, और हर मूव में हम किसी एज को पिक करके उसका वेट को हाफ कर सकते हैं, और हाफ करके हमें राउंड डाउन करना है। तो बेसिकली ये ऑपरेशन करनी है कि डब्ल्यू आई में असाइन कर देना है WI/2 का फ्लोर। तो हम ये कर सकते हैं, तो फॉर्मली इन्होंने बता रखा है। फिर हर एज का एक कॉस्ट है, जैसा यहाँ पे दिया हुआ था, हर एज का एक कॉस्ट है। और कॉस्ट या तो 1 है या 2 है, या तो 1 कॉइन है या 2 कॉइन है। फिर हमें हर मूव में अगर हम मतलब एक मूव में अगर ith एज को चूज करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो CI कॉइन्स होगी। मतलब कि अगर 1 है तो 1 कॉइन, 2 है तो 2 कॉइन। फिर हमें क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट बतानी है कि जितने भी ओके। तो ये वाला सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं खुद भी अटक गया था इसमें कुछ देर के लिए, और उन्होंने क्लैरिफिकेशन वगैरह भी भेजा था कुछ। तो ये ऐसा बोल रहा है कि जितने भी लीव्स हैं सबसे रूट तक का पाथ लो, उन सब पाथ्स का टोटल वेट लो और उन सबको ऐड कर दो। तो ये लिखा हुआ है इसमें कि बेसिकली हमने हर लीफ से लेकर हर रूट तक का पूरा जो पाथ लेंथ है उस सबको ऐड कर दिया, और ये वैल्यू s से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये वैल्यू स्मॉलर इक्वल टू s होनी चाहिए। और ठीक है, तो बेसिकली ये है सेकंड, ये है E2 वाला प्रॉब्लम। अच्छा, जो E1 वाला प्रॉब्लम है
वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें बेसिकली क्या है कि कॉस्ट नहीं है एजेस में और हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स चाहिए। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों प्रॉब्लम सेम ही है। कैसे? हम ऐसा कर सकते हैं कि जो सेकेंड वाली प्रॉब्लम है इसमें अगर हम हर एज का कॉस्ट इक्वल टू 1 कर दें, एग्जैक्टली 1 कर दें, तो क्या हो जाएगा? तो ये प्रॉब्लम रिड्यूस होकर इवन ही बन जाएगी। तो अब मैं दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन बताता हूँ और मैं पहले E1 से स्टार्ट करूँगा क्योंकि ये थोड़ा इस टाइप का है कि अगर आपने E1 सॉल्व कर लिया एक बार तो E2 सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं E1 से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली क्या है हमारे पास यहाँ पे कि हमारे पास एक रूटेड ट्री है, वन वन जिसका रूट है। उसके बाद इस तरह का कुछ ट्री है हमारे पास। ओके, और हर एज का एक वेट है। तो हर एज पे एक वेट है, ऐसा कुछ एज की लेंथ भी बोल सकते हैं, जो भी है। तो हर एज का बेसिकली एक वेट है। तो हमें क्या करना है कि जो एक पाथ लेंथ है वो ये है कि अगर इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स की पाथ, जैसे इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स की पाथ लेंथ होगी इन दोनों एजेस का सम, मतलब इन दोनों एजेस की वेट का सम। तो हमें क्या करना है, सारी लीव्स को पिक करना है। उसके बाद हमें ऐसा करना है कि जो हर लीफ से लेकर रूट तक का जो पाथ है उन सब का वेट हमें ऐड करना है। मतलब कि हर हर एक लीफ से रूट तक का जो पाथ है उसका जो वेट है उस सबको हमें ऐड करना है। और ये जो वैल्यू है ये गिवन एस से स्मॉलर या इक्वल होनी चाहिए। तो बेसिकली ये करना है हमें E1 वाले प्रॉब्लम में। और इसमें, और ये हमेशा पॉसिबल है, समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि अगर हम मतलब कई बार अगर हम हाफ करते जाएं तो फाइनली ज़ीरो ही हो जाएगा पूरा। तो पॉसिबल तो हमेशा है, लेकिन हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स चाहिए। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो सम था टोटल, वो सम की वैल्यू क्या है। तो इस एज का वेट अगर x है और इस एज का वेट y है, तो हमारा जो भी आंसर होगा उसमें x 2 बार आ रहा होगा, मतलब x हमारा 2 बार आ रहा होगा और y 1 बार आ रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि x कब आ रहा होगा? इस पाथ में 1 बार आ रहा है और इस पाथ में भी 1 बार आ रहा है। तो बेसिकली इस वर्टेक्स के सब ट्री में जितनी भी लीव्स हैं इस एज के मतलब ये एज उतनी बार आएगा। कहने का मतलब इस वर्टेक्स के सब ट्री में क्योंकि 2 लीव्स हैं तो ये वाला जो एज होगा ये 2 बार आएगा आंसर में। तो उसी तरह अगर ये मतलब ये वाले एज का वेट अगर z होता तो हमें 2z भी ऐड करना पड़ता, फिर ये a होता तो प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e ऐसे करना पड़ता। तो बेसिकली ये होगा जो टोटल सम है। तो जो सम है वो होगा बेसिकली सम इक्वल टू summation of edge weight into तो एल ई मैं कह दे रहा हूँ कि ये जैसे मतलब अगर ये एज है तो इस सब ट्री में जितनी लीव्स हैं उसको मैं एल ई कह दे रहा हूँ फॉर दिस एज। तो बेसिकली ये हमारा सम होगा। हमें क्या करना है, इसको घटा के, अच्छा इस टेक्निक को कंट्रीब्यूशन टू द सम कहते हैं कि मतलब अगर कई सारी चीज़ें ऐड करके एक सम आ रहा है और उसमें हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट कुछ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हम सबका कंट्रीब्यूशन अलग से देख के उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो इस टेक्निक को कंट्रीब्यूशन टू द सम कहते हैं और ये हमें चाहिए स्मॉलर इक्वल टू एस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अच्छा अगर ये पहले से स्मॉलर इक्वल टू एस है तो ठीक ही है, तब तो फिर मैं बस आंसर 0 प्रिंट कर दूंगा, 0 नंबर ऑफ मूव चाहिए। लेकिन अगर ये अगर ये ग्रेटर देन एस है तो हमें कुछ मूव्स करनी पड़ेंगी। तो सोचने वाली बात ये है कि किस वाले एज पे हम सबसे पहले करें मूव। तो एक थॉट ये जाता है
कि जिसकी ये वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, मतलब कि WE/LE जिसका सबसे ज़्यादा हो, अगर उस वाले एज का वेट अगर हम हाफ कर दें तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये बात सही है, बस इसमें थोड़ी सी गलती है, और ये मैंने कॉन्टेस्ट के बीच में कर भी दी थी अर्ली गलती, तो मेरा एक रॉन्ग सबमिशन भी है। बट इसमें मतलब थोड़ा इंट्यूटिव लगता है ये, कि जैसे अगर इस एज का वेट अगर मतलब बेसिकली इस एज का वेट इनटू नंबर ऑफ लीव्स अगर सबसे ज़्यादा है, तो ऐसा लगता है कि अगर हमें कोई एक मूव करनी है तो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल मूव होगी कि हम इसी पे कर दें। बट ये एक्चुअली गलत है। इसका रीज़न ये है कि अगर जैसे किसी एज का वेट है 500 और उसके सब ट्री में एक लीफ है, तो ये हो गया 500 × 1। अच्छा, लेकिन अगर किसी एज का वेट 1 हो केवल, लेकिन उसके सब ट्री में 500 लीव्स हों, या 500 लीव्स नहीं बल्कि 400 लीव्स हों अगर, तो एट फर्स्ट लगता है कि इस वाले एज को हाफ करना ज़्यादा एडवांटेजियस होगा। बट ऐसा है नहीं, एक्चुअली इस वाले एज को हाफ करना ज़्यादा एडवांटेजियस होगा, क्योंकि इसको जब हम हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 से घट के 250 हो जाएगा। बट जब हम इसको हाफ करेंगे तो क्या होगा, 400 से घट के 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 को हाफ करके फ्लोर करने पे डायरेक्ट 0 ही आ जाएगा। तो बेसिकली हमें करना ग्रीडी ही है, लेकिन जो हमारा जो जो चूजिंग क्राइटेरिया है वो ये नहीं है कि हम सबसे ज़्यादा WE/LE वाली वैल्यू लें। तो ये गलत क्राइटेरिया है। सही क्राइटेरिया एक्चुअली ये है कि सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस मूव क्या होगी। तो हम ये देखते हैं कि एक मूव में एडवांटेज कितना हो रहा है। तो एक मूव में जो एडवांटेज हो रहा है वो है कि जो एज का जो वेट है माइनस एज का जो वेट है बाई 2, और इसको फ्लोर कर लेंगे। एज का वेट बाई 2 फ्लोर कर लेंगे, ये इनटू नंबर ऑफ लीव्स। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है एक मूव में। प्रॉफिट क्यों? बेसिकली हमने W को घटा के फ्लोर ऑफ W/2 कर दिया, तो सम इफेक्टिवली कितना घटा, एक तो इतना घटा इनटू ये वाली चीज़, मतलब कि जितनी नंबर ऑफ लीव्स हैं उतनी पाथ्स में ये आ रहा था, और मतलब क्योंकि मतलब एक पाथ के लिए इतना प्रॉफिट हुआ तो हर पाथ के लिए इतना प्रॉफिट होगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि जिस एज की ये वैल्यू सबसे ज़्यादा हो उस एज को हमें पिक करना है, उसको हाफ करना है, और वो एक मूव होगी। और हाफ करने के बाद जैसे कि अगर मेरा टोटल सम होता है 100 और मैंने एक एज पिक किया जिसका वेट 5 है, और वो 10 एजेस में आता है, मतलब 10 मतलब उसके सब ट्री में 10 लीव्स है, मतलब 10 पार्ट्स में आता है वो। तो एक ऑपरेशन में क्या करूँगा, 5 को घटा के 2 कर दूंगा, और 10 तो 10 ही रहेगा। तो इससे मुझे कितना फ़ायदा मिलेगा, ये पहले मेरे पास इसका कंट्रीब्यूशन था 50, अब कंट्रीब्यूशन हो गया केवल 20। तो यहाँ से मतलब मैं 30 माइनस कर दूंगा, तो सब मेरा 70 हो जाएगा। और ये जो 2, 10 है इसको वापस मैं मतलब वापस जो मेरे पास जो सेट ऑफ एजेस है उसमें वापस डाल दूंगा। और सेट को मैंने इस तरह बनाया है, कस्टम कंपैरेटर मैंने ऐसा बनाया है सेट में कि जिसकी ये वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, मतलब कि जिस भी सेट में, मतलब मैं बेसिकली पेयर्स डाल रहा हूँ, WE/LE के पेयर्स डाल रहा हूँ, और जिसकी ये वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये वाली मतलब कि WE-WE/2 इंटू LE, जिसकी ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसको मैं निकालूंगा सेट में से, उसके वेट को हाफ करूंगा, इससे जितना एडवांटेज हुआ उसको मैं सब में से माइनस कर दूंगा, और फिर वापस इसको सेट में डाल दूंगा। और इसको वापस सेट में डालने के बाद फाइनली मैं क्या करूँगा कि चेक करूँगा कि अभी भी सम
एस से बड़ा है कि नहीं, अगर अब सम एस से छोटा हो गया तो जितनी मूव अभी तक मैं कर चुका हूँ उसी को प्रिंट कर दूंगा, वही आंसर होगा। तो इसमें भी थोड़ा सा मैं कोड दिखाता हूँ अपना। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, एक कस्टम कंपैरेटर बनाया है। तो ये कंपैरेटर क्या कर रहा है कि दो पेयर्स है मेरे पास, PII मतलब की पेयर। तो दो पेयर्स मैंने लिया और इनको कंपेयर कर रहा है और बता रहा है कि सेट में पहले कौन सा आना चाहिए। तो बेसिकली अगर ये फंक्शन अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो ए है उसको बी के पहले आना चाहिए हमारे सेट में। तो इसमें मैंने क्या किया कि वही किया कि ए का जो फर्स्ट है माइनस ए का फर्स्ट बाई टू इंटू ए का सेकेंड, ये बड़ा होना चाहिए बी का फर्स्ट माइनस बी का फर्स्ट बाई टू इंटू बी का सेकेंड। तो और इस कंपैरेटर को मैंने अपने मल्टी सेट में यूज़ कर लिया। और फिर मैं एक DFS करके ऐड कर रहा हूँ कि कितनी लीव्स हैं इसके सब ट्री में, और फिर मैं सेट में डाल दे रहा हूँ कि एच का वेट कॉमा सब ट्री में कितनी लीव्स हैं, और फाइनली मैं सब में ऐड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली आंसर का मतलब है कि टोटल कितनी लीव्स हैं, तो ये रिटर्न कर रहा हूँ मैं। तो उसी को मैं टेम्प में स्टोर करके ऐड कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली ये तो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है, आप खुद देख सकते हैं। तो ये सब इनपुट वगैरह मैंने ग्राफ वगैरह इनपुट लिया, सब कुछ क्लियर किया। ये मेन पार्ट है कि जो सम है उसको मैं जब तक W से बड़ा है तब तक मैं एक एक मूव करता जा रहा हूँ, और आंसर ही है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मूव्स, उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं सबसे पहला पेयर निकाल रहा हूँ और उसका कंट्रीब्यूशन मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और फिर उसको हाफ करके कंट्रीब्यूशन को वापस ऐड कर दे रहा हूँ, और इस तरह मैं आंसर को प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली ये करना था E1 में। अब E2 इससे थोड़ा सा ही मुश्किल है, मतलब कि इसमें बस हल्का सा चेंज है। उसमें क्या कर दिया हमने कि हमने वेट मतलब कॉस्ट भी असाइन कर दिया हर एज पे। कॉस्ट है 1 कॉइन या 2 कॉइन। तो अगर सबकी कॉस्ट 1 कॉइन होती तो ये वापस E1 वाला ही प्रॉब्लम था, लेकिन अब ये E2 वाला प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास हर एज पे एक कॉस्ट है 1 कॉइन की या 2 कॉइन की। तो इसमें ये सोच सकते हैं कि जो मैंने एक मेथड बनाया था अपना कि कौन सी मूव को मैं पहले करूँगा कौन सी मूव को बाद में करूँगा, तो वो एक तरह का पार्शियल ऑर्डर है। मतलब कि एक रेट करने का तरीका है कि कौन सी मूव बेटर है कौन सी मूव वर्स है। तो अगर सारी एजेस का कॉस्ट 1 होता, ये सारी एजेस का कॉस्ट 2 होता, मतलब बेसिकली सबका 2 है तो सबका 1 ही है ना, मतलब आंसर को डबल ही कर देंगे इनमें। तो वो पार्शियल ऑर्डर मेरा मेंटेन रहता। कहने का मतलब कि जो मूव उस समय मतलब जो मूव E1 वाले प्रॉब्लम में बेटर थी, तो अगर हर एज को हम इक्वल वेट असाइन कर दें तो वो अभी भी बेटर ही रहेगी। तो इससे मैं इम्प्लाई ये करना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास जो सोल्यूशन है उसमें अगर मैंने टोटल k मूव्स करी, तो k में से क्या होगा कि x मूव्स होंगी 1 कॉस्ट, तो x मूव्स होंगी k में से x मूव होंगी 1 कॉस्ट वाली, और k माइनस x मूव होंगी 2 कॉस्ट वाली। तो अच्छा टोटल कॉस्ट क्या होगा इसमें, तो इसमें टोटल कॉस्ट होगा x प्लस 2 इंटू के माइनस एक्स। तो बेसिकली इतना कॉस्ट होगा, बट एनीवे तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने x मूव्स करी 1 कॉस्ट वाली एजेस पे और k माइनस एक्स मूव्स करी 2 कॉस्ट वाली एजेस पे, तो इसमें भी मेरा जो पुराना वाला पार्शियल ऑर्डर था वो यहाँ पे भी तो मेंटेन ही रहेगा। कहने का मतलब अगर मेरे पास दो एजेस हैं, एक एज है एज एक्स एक एज ए है और एक एज बी है। तो अगर सबकी कॉस्ट 1 होती तो मैं ए पे पहले ऑपरेशन करता और बी पे बाद में ऑपरेशन करता। अगर अभी ए और बी दोनों की कॉस्ट 1 है या दोनों की कॉस्ट 2 है,
तो अभी भी तो मैं वही पैटर्न फॉलो करूंगा कि पहले ए पे करूंगा फिर बी पे करूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें कि जितनी भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मूव्स हैं उनको कर लूँ पहले, मतलब कि पहले 1 वाले पे और फिर 2 वाले पे, मतलब कि बेसिकली मैं ये करूँगा कि 1 वाले जो एजेस हैं, तो हाँ जैसे पिछली बार मैंने मल्टी सेट बनाया था, इस बार मैं 2 मल्टी सेट बनाऊँगा। एक मल्टी सेट में मेरे पास होगा कि जो सारे 1 कॉस्ट वाले हैं एजेस, और एक मल्टी सेट में मेरे पास होगा सारे 2 कॉस्ट वाले एजेस। तो इस मल्टी सेट में जब मैं ऑपरेशंस करूँगा तो ये थोड़ा सा ऑब्वियस है कि मैं सेम पार्शियल ऑर्डर फॉलो करूँगा जो मैंने पहले फॉलो किया था। कहने का मतलब वही मैं करूँगा कि जिसका भी मतलब जो भी सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस है वाला सबसे पहले करूँगा, और करने के बाद फिर मैं उसको वापस सेट में डाल दूँगा, और ऐसे मैं मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मूव्स करते रहूँगा। और वो कितनी होंगी जब तक कि सेट मेरा पूरा खाली नहीं हो जाता। सेट खाली कैसे हो रहा है कि जब कोई एज, मतलब जब किसी एज का वेट 0 हो जा रहा है तो उसको वापस डाल नहीं रहा हूँ सेट में। तो इस तरह सेट कभी ना कभी खाली हो जाएगा। जब तक सेट खाली नहीं हो जा रहा तब तक मैं ये मूव्स करता रहूँगा, और हर मूव करने के बाद मैं ये देखूँगा कि इतनी मूव्स करके टोटल एडवांटेज कितना हुआ। तो बेसिकली मैं फर्स्ट मूव करने के बाद देखूँगा कि एक मूव करके टोटल एडवांटेज कितना हुआ, तो उसको मैं लिख दिया कि v हुआ। फिर मैं 2 मूव करके देखूँगा कि टोटल एडवांटेज कितना हुआ, तो वो होगा कि पहले जो v था वो तो था ही, प्लस करेंट मूव में कितना एडवांटेज हुआ। फिर इसको मैं नया v बोल दूंगा। फिर थर्ड मूव में यही करूँगा कि v प्लस c, मतलब कि पहले तक कितना एडवांटेज ऑलरेडी हो चुका था और इस मूव में कितना एडवांटेज हो रहा है। तो ये काम मैं फर्स्ट वाले सेट के लिए करूँगा। अच्छा, और यही सेम काम मैं सेकंड वाले सेट के लिए भी करूँगा, क्योंकि जो सेकंड वाला सेट है उसमें वैसे तो कॉस्ट सबकी डबल है, लेकिन आपस में सबकी कॉस्ट इक्वल है। तो इसलिए ये भी सेम पार्शियल ऑर्डर फॉलो करेंगे, और इसमें भी मैं यही कर सकता हूँ कि अगर मैंने एक मूव करी तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, फिर मैंने 2 मूव करी तो पहले जितना प्रॉफिट हुआ प्लस अभी करंट वाला प्रॉफिट, और इस तरह करके मैं स्टोर कर सकता हूँ। तो मेरे पास दो, इस तरह मैंने अपने जिस तरह इम्प्लीमेंट किया बता रहा हूँ कि मैंने 2 एरेज बना ली। तो एक बनाई m1 और एक बनाई m2। ये दोनों एक एरे हैं, ये मतलब बेसिकली वेक्टर है। तो m1 x में मैं ये स्टोर कर रहा हूँ कि मैंने x मूव्स करी, वन कॉस्ट वाले एजेस पे। तो 1 कॉस्ट वाले एजेस पे मैंने x मूव्स अगर करी तो मैक्सिमम एडवांटेज कितना होगा। और m2 y में मैं स्टोर कर रहा हूँ कि अगर मैंने y मूव्स करी 2 कॉस्ट वाले एजेस में तो मैक्सिमम एडवांटेज कितना होगा। तो अब बेसिकली अगर मैं एक x और एक y चूज कर लूँ तो उससे मतलब एक x और एक y चूज कर लूँ तो बेसिकली जो x प्लस 2y होगा वो टोटल कॉस्ट होगी। तो मुझे x प्लस 2y को मिनिमाइज करना है, मतलब कि टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, और इस तरह मिनिमाइज करना है कि जो m1x है प्लस जो m2y है, तो बेसिकली m1x प्लस m2y मतलब जो टोटल एडवांटेज है वो ग्रेटर इक्वल टू रिक्वायर्ड होना चाहिए। और बेसिकली रिक्वायर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, तो रिक्वायर्ड है हमारे क्वेश्चन में जो कैपिटल S दिया हुआ था माइनस जो भी सम आए, क्योंकि बेसिकली तो रिक्वायर्ड है कि मतलब जो भी हमें सम दिया था माइनस कैपिटल S। बेसिकली हमें सम को कैपिटल S या उससे छोटा करना था, तो हमें क्या करना है कि जो सम माइनस कैपिटल S जो डिफरेंस है एटलीस्ट इतना घटाना है हमें टोटल सम को। तो ये रिक्वायर्ड है सम माइनस कैपिटल S। और ये हमारे पास ये मैंने 2 एरेज बना रखी थी, तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि ये वैल्यू इससे छोटी हो जाए और ये मिनिमम हो जाए। एक चीज़ तो हम ये कर सकते हैं कि हम हर x के लिए हर y ट्राई करके देखें और हर xy के लिए
हम ये देखें कि ये वैल्यू रिक्वायर्ड से बड़ी है कि नहीं, और अगर बड़ी है तो इसका मिनिमम लेते चलें। बट इससे टाइम लिमिट एक्सीडेड हो जाएगा, क्योंकि मतलब x की भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है, y की भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो इसको हम 2 पॉइंटर मेथड से करेंगे। तो जो लोग मतलब भी थोड़ा 2 पॉइंटर की जिनको आइडिया है तो समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली मतलब इसको बाइनरी सर्च से भी कर सकते हैं, बट मैं 2 पॉइंटर वाला बता रहा हूँ। बाइनरी सर्च वाला शायद टाइम लिमिट एक्सीडेड भी हो सकता है, क्योंकि नंबर मूव वैसे ही ज़्यादा थी। बट ऐसे अच्छा खासा टाइम दिया हुआ था, 3 सेकंड दिया हुआ था, मेरा तो शायद 500 से 600 मिली सेकंड में चल गया था। तो 2 पॉइंटर की जरूरत नहीं, बाइनरी सर्च से काम हो जाएगा, बट मैं फिर भी 2 पॉइंटर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास M1 वाली एक एरे है, हमारे पास एक दूसरी एरे M2 वाली। तो मुझे क्या करना है, इसमें से एक x चूज़ करना है और इसमें से एक y चूज़ करना है। ऐसा चूज़ करना है कि M1x प्लस M2y जो हो वो एक गिवन वैल्यू से बड़ा हो। ओके, तो यहाँ पे ऐसा क्या है कि क्योंकि मुझे जो क्वांटिटी मिनिमाइज करनी थी वो थी x प्लस 2y, तो x प्लस 2y को मिनिमाइज करने के लिए मुझे एक्चुअली x को भी मिनिमाइज करना है, y को भी मिनिमाइज करना है। मतलब नॉट एग्जैक्टली, बट अगर मैं एक x पिक कर लूँ तो y को मिनिमाइज करना ही है ना। तो मैं अगर हर x के लिए ट्राई करूँ, जैसे मैं इस x के लिए, इस x के लिए, इस x के लिए, हर x के लिए अगर मैं ट्राई करूँ, तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं एक x पिक करूँगा, फिर मैं मिनिमम y ऐसे ढूंढूंगा कि m1x प्लस m2y जो हो उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड से ज़्यादा हो या बराबर हो। तो इसमें खास बात ये है कि ये वाली जो एरे है ये मोनोटोनसली इंक्रीजिंग है, ये वाली एरे भी मोनोटोनसली इंक्रीजिंग है। तो अगर x 0 होता तो y कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको उसको आप मतलब उसको ऐसे नॉर्मली हर y ट्राई करके देख लीजिए कि x अगर 0 होता तो y कितना होता। तो y मान लीजिए इतना होता, ये आ गया मेरे पास। अब जब मैं x इक्वल टू 1 पे जाऊँगा तो y इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, y इससे कम ही होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि जो या तो बराबर होगा या कम होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि जो रिक्वायर्ड हमारे पास मतलब जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा होना चाहिए सम टोटल। तो बेसिकली क्योंकि दोनों एरेज मोनोटोनसली इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली मैंने इस तरफ तो थोड़ा सा इंक्रीज किया ही अपने मतलब जो भी टोटल एडवांटेज है उसको इस वाली एरे में तो इंक्रीज किया ही। तो अब ऐसा कभी थोड़ी ना जरूरत पड़ेगी कि इसमें भी इंक्रीज करूँ। इनफैक्ट अगर ये और ये मिलकर आंसर दे रहे थे तो ये और ये मिलकर तो ऑटोमेटिकली आंसर देंगे ही सही। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये और ये भी आंसर दे दे, ये और ये भी आंसर दे दे, तो हमें बस यही चेक करना है। तो इसमें बेसिकली 2 पॉइंटर अप्रोच कर सकते हैं कि एक पॉइंटर मैं यहाँ पे रखूँगा, एक पॉइंटर मैं यहाँ पे रखूँगा। अब जब तक जितना मैं इस पॉइंटर को मूव कर सकता हूँ लेफ्ट की तरफ उतना करता रहूँगा, और इसको हर मूव में एक बार राइट मूव करूँगा, और इसको जितना हो सके उतना लेफ्ट मूव कर दूँगा हर मूव पे। तो इससे क्या होगा कि इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों एरेज की लेंथ में लीनियर क्यों है, क्योंकि ये x भी केवल एक ही बार आगे तक गया, y भी केवल एक ही बार पीछे तक आया, तो इस तरह लीनियर हो गया। इसको बाइनरी सर्च से भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मतलब मिनिमम हमें पिक करना है, तो वो सब बाइनरी सर्च से हो ही जाता है, क्योंकि वैसे भी दोनों एरेज सॉर्टेड हैं। तो यही करना था मेनली इस क्वेश्चन में, और ये सॉल्व हो गया। इसमें भी मैं कोड दिखा देता हूँ ना। तो बाकी सब सेम था, वैसे ही मल्टी सेट वगैरह बनाए, और एक की जगह इस बार 2 बनाए मल्टी सेट, और वही जो m वाला वेक्टर है उसमें मैंने सब स्टोर कर लिया। अब बेसिकली मैं क्या करके देख रहा हूँ कि ये मैं 2 पॉइंटर वाला करके देख रहा हूँ कि DEC बेसिकली रिक्वायर्ड है, मतलब कितना डिक्रीज करना है। और तो बेसिकली वही सब कर रहा हूँ कि जब तक मैं y को घटाते रह सकता हूँ मैं y को घटा रहा हूँ, और अगर सेटिस्फाई कर रहा है ये तो उसको आंसर में मैं स्टोर कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने x+1 और y+1 इसलिए किया है क्योंकि मेरी इंडेक्सिंग 0 बेस थी, बट वो सब ठीक है। तो इसको खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, और
इम्प्लीमेंटेशन हार्ड भी लगे तो भी कोई बात नहीं, मतलब सीखने वाली इसमें काफ़ी चीज़ें थी, मतलब कि ग्रीडी, अच्छा 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 ग्रीडी था ये, मतलब कई ग्रीडी काफ़ी ख़राब होते हैं, लेकिन ये अच्छा ग्रीडी था और 2 पॉइंटर भी था इसमें सीखने का, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला प्रॉब्लम। अब फाइनली एफ पे आते हैं, तो एफ तो मतलब ठीक है डीपी के हिसाब से, मतलब इंट्रोडक्टरी थोड़ा मुश्किल था एक्चुअली, बट कोई बात नहीं। तो मिक्स्ड ओपिनियन है मेरी, मुझे मतलब बहुत अच्छा भी नहीं लगा सवाल, बहुत ख़राब भी नहीं लगा। तो इसमें क्या है कि हमें ऐसा है कि हमारे पास कई सारे सेगमेंट्स हैं, एन सेगमेंट्स दिए हुए हैं, बेसिकली एन 3000 के राउंड है, और सेगमेंट्स हैं एल कॉमा आर वाले। तो इसमें क्या करना है कि हमें मैक्सिमम साइज चूज़ करना है एक सबसेट का, कि इस सबसेट में जितने भी सेगमेंट्स आ रहे हैं वो सारे नॉन इंटरसेक्टिंग हो, या फिर पूरा एक सेगमेंट पूरा दूसरे के अंदर कंटेन्ड हो। तो हाँ, नॉन इंटरसेक्टिंग और कंटेंट की डेफिनेशन दी हुई है, और फिर ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं कि एल आई और आर आई 20 तक हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि क्योंकि हमारा जो एन है वो स्मॉलर इक्वल टू 3000 है सिर्फ, तो जो एल आई और आर आई स्मॉलर इक्वल टू 2 × 10⁵ भी हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक्चुअली कोऑर्डिनेट कंप्रेशन कर सकते हैं और उसको हम 6000 तक में ला सकते हैं। मतलब कि जितने भी एल और आई हैं, एल और आर हैं, तो जैसे ऐसी कुछ लाइन होगी, अगर सेगमेंट्स हमारे ऐसे और ऐसे हैं और ऐसे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको रीनंबर कर सकते हैं। इस पॉइंट को 1 बोल दें, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 एंड सो ऑन। तो इस तरह हम पूरा रीनंबर कर सकते हैं। तो ये लेंथ अगर पूरी 20 × 10⁵ भी है, तो हम मतलब अपनी फाइनल लेंथ को इक्वल टू 6 कर सकते हैं घटा के। तो इस तरह एक बार हमने कोऑर्डिनेट कंप्रेशन कर लिया तो हमें नए कॉन्स्टेंट्स मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट कंप्रेशन करने के लिए सेट और मैप वगैरह यूज़ करके हो जाता है, तो हमें फिर मिल जाएंगे नए कॉन्स्टेंट्स में एल और आर जो हैं वो स्मॉलर इक्वल टू 6000 होंगे, क्योंकि एन 3000 है और एल और आर सारे अलग अलग पॉइंट पे हो सकते हैं, तो ये सब 6000 हो जाएगा। स्मॉलर इक्वल टू 6001 बोल देता हूँ बल्कि मैं, स्मॉलर इक्वल टू 6001 मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जीरो के लिए एक एम्प्टी पॉइंट पहले ही छोड़ दिया था, तो आई डोंट थिंक वो नेसेसरी था, बट ठीक है। अब तो बेसिकली इसमें किया ये कि ऐसा कुछ है कि अगर ये सेगमेंट है और ये सेगमेंट है और ये सेगमेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, हर सेगमेंट को या तो पिक कर सकते हैं तो नहीं पिक कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस सेगमेंट को पिक कर रहा हूँ तो क्या होगा। अच्छा वैसे जिन लोगों ने मेरी डीपी वाली प्लेलिस्ट देखी है, उनको मैंने ये बताया था कि जब भी सबसेट वाली बात आती है तो यूजुअली डीपी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबसेट में 2 ऑप्शन होते हैं यूजुअली, कि हर एलिमेंट को या तो पिक कर रहे हैं या तो नहीं पिक कर रहे हैं। तो इसमें वैसे ही कुछ करना है डीपी टाइप का, हर सेगमेंट को या तो पिक कर रहे हैं या फिर मतलब या तो मतलब हम उसको कंसीडर करें या तो डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे डीपी ही करनी है। तो स्टेट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे अगर हमने इस वाले सेगमेंट को अगर हमने पिक किया, तो पिक करने में ये होगा कि फिर मतलब अगर हमने अगर इस सेगमेंट को पिक कर लिया तो इस रेंज में जो सेगमेंट्स आ रहे हैं वो सारे अलाउड हैं, और इस रेंज वाले भी सारे अलाउड हैं, बट कौन से अलाउड नहीं है, ये वाले नहीं अलाउड हैं कि जो मतलब इसके बीच में एंड होते हों या फिर इसके बीच में स्टार्ट होते हैं, और ये सारे अलाउड हैं जो बाहर एंड हो रहे हैं बाहर स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ। तो इसमें मैं स्टेट ऐसी कुछ बनाऊंगा कि डीपी ऑफ एक्स वाई में लूँगा कि जो मेरी जो नंबर लाइन है या जो भी मतलब लाइन में सारे सेगमेंट्स थे कोऑर्डिनेट कंप्रेस्ड है, इसमें मैं पॉइंट एक्स को चूज़ कर रहा हूँ, पॉइंट वाई को चूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मेरा क्वेश्चन केवल इतना ही होता,
मतलब केवल इतनी ही मेरी लाइन होती है अगर, तो जो आंसर होता है उसको मैं कह रहा हूँ डीपी ऑफ एक्स वाई। ओके, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा डीपी ऑफ 0, मतलब 0, जो भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम आर, मतलब जो भी मैक्सिमम आर है वो होगा मेरा फाइनल आंसर बेसिकली। मतलब पूरी नंबर लाइन हमारे पास क्योंकि है कंसीडर करने के लिए, तो उसमें जो भी आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। और एक छोटी सी नंबर लाइन में जो आंसर है उसको मैं डी पी एक्स वाई कह रहा हूँ। तो अब ये सोचते हैं कि ट्रांजिशन कैसे हो रहा है। ट्रांजिशन के बाद मैं ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन की बात करूँगा। अगर ये सब चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो मेरे डीपी वाली प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें मैंने एड कोडेड डीपी कॉन्टेस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैंने अभी तक शायद मैं 11 या 12 वीडियोस बना चुका हूँ उस पर डीपी पे, तो उसको मैंने एकदम बेसिक से अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो ट्रांजिशन में बेसिकली ये है कि अगर मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ और इसके लिए आंसर की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो दो चीज़ें होंगी। वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सारे जो सेगमेंट्स हैं वो यूनिक है, मतलब कि दो सेगमेंट नहीं है एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, या तो यहाँ पे एक सेगमेंट हो सकता है या तो यहाँ पे एक सेगमेंट नहीं होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम केवल इतने सेगमेंट को कर रहे हैं कंसीडर, तो ये वाले सेगमेंट्स तो ऑटो रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो मतलब ये तो रेंज में है ही नहीं, तो वैसे ही बाहर निकल रहे हैं, तो ये तो ऑटो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो जितने भी सेगमेंट्स होंगे वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे होंगे, और या तो इसके बाद स्टार्ट हो रहे होंगे और यहाँ पे एंड हो रहे होंगे, या इसके पहले ही एंड हो रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास यहाँ पे एक सेगमेंट होता, मतलब एक सेगमेंट अगर ये वाला होता मेरे पास, तो इसको पिक करना तो हमेशा ही एडवांटेजियस होता। इसको पिक करना क्यों एडवांटेजियस होता? क्योंकि इस रेंज में कोई भी इससे नहीं कर सकता है कोलैप्स, क्योंकि पहली बात ये सेम सेगमेंट तो होगा नहीं। फिर अगर ये सेगमेंट है तो ये नहीं कर रहा है कोलाइड, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और ये सारे तो फुल्ली विदिन है, तो फुल्ली विदिन वाले अलाउड ही थे। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं किसी डी पी एक्स वाई की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ और एक्स वाई एक सेगमेंट है वहाँ पे अवेलेबल, तो आंसर में 1 तो ऐड पक्का होगा, क्योंकि ये वाला सेगमेंट तुम ले ही सकते हैं। इसके अलावा क्या ऐड होगा आंसर में? तो इसके अलावा ऐड होगा आंसर में बेसिकली इसके अलावा आंसर में ये ऐड होगा कि हम इसको दो जगह पे पार्टीशन कर सकते हैं इस सेगमेंट का, और ऐसा कह सकते हैं कि इसका और इसका जो सम है वो मतलब कि इन दोनों जो सेगमेंट्स हैं इन दोनों का जो सम है, प्लस अगर यहाँ पे एक सेगमेंट है तो +1 और कर देंगे, तो ये इस वाले सेगमेंट का आंसर हो सकता है। तो बस अब सोचने वाली बात ये है कि हम किस पॉइंट पर करेंगे एक्चुअली स्प्लिट। मतलब कि मुझे कोई पॉइंट स्प्लिट करके, मतलब कोई पॉइंट डिसाइड करके वहाँ से स्प्लिट करना है, बट किस वाले पॉइंट पे स्प्लिट करें ये नहीं डिसाइड किया है। तो इसके लिए एक चीज़ हम कर सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे स्प्लिट करके देख लें, मतलब यहाँ पे भी स्प्लिट करके देखें, यहाँ पे भी स्प्लिट करके देखें, इधर भी स्प्लिट करके देखें, इधर भी स्प्लिट करके देखें, हर एक पॉइंट पे स्प्लिट करके ट्राई कर सकते हैं। बट उससे टाइम लिमिट एक्सीडेड हो जाएगी। टाइम लिमिट एक्सीडेड क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने स्टेट्स ऑलरेडी एक्स कॉमा वाई ली हैं, तो एन स्क्वायर ऑलरेडी स्टेट्स हैं हमारे पास। इनफैक्ट 4n स्क्वायर है, क्योंकि मतलब n क्योंकि 3000 तक है, तो जो एक्स और वाई की रेंज है वो 6000 तक है, तो 4n स्क्वायर तो ऑलरेडी हो रहे हैं ऑपरेशन। अब मैं अगर हर पॉइंट पे स्प्लिट करके देखूं तो एक n और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर वो n क्यूब हो जाएगा। तो एन क्यूब तो इसमें फेल हो गई, 3000 पे एन क्यूब फेल होता है, एन क्यूब आई थिंक 500 तक पे रन हो पाते हैं, तो इसमें एन क्यूब पक्का फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें सेलेक्टिवली कुछ ऐसे पॉइंट्स चूज करने हैं कि केवल हम यहीं पे करेंगे स्प्लिट। कहने का मतलब अगर ये सेगमेंट है मेरा, तो मैं हर पॉइंट पे नहीं टेस्ट करके देखूंगा कि यहाँ स्प्लिट करना है, यहाँ स्प्लिट करना है, यहाँ स्प्लिट करना है। मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे देखूंगा कहाँ कहाँ स्प्लिट करना है। इन पॉइंट्स को मैं कहूँगा पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस।
तो पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस कौन कौन से पॉइंट होंगे? पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस वाले पॉइंट होंगे जहाँ पे कोई सेगमेंट जैसे स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है, और मतलब बेसिकली यहाँ पे एंड होने वाला सेगमेंट अगर इधर स्टार्ट हो रहा है तो ये एक पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस है, क्योंकि तब क्या हो रहा है कि हम इसमें 1 ऐड कर ले रहे हैं और इधर से जो आंसर आया वो ले रहे हैं, वो अलग बात है। तो तब ये एक पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई सेगमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई सेगमेंट एंड नहीं हो रहा है, या फिर यहाँ पे जो सेगमेंट ऐड हो रहा है स्टार्ट हो रहा है वो मतलब यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, या यहाँ पे स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, तो ये पॉइंट कभी भी पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस नहीं होगा। मतलब कि इस पे अगर स्प्लिट करेंगे तो कभी हमें वो एडवांटेजेस नहीं होगा। एडवांटेजेस सिर्फ तब होगा अगर यहाँ से स्प्लिट करें या फिर अगर यहाँ से स्प्लिट करें। तो बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं उन सेगमेंट्स को। तो मैं ये देखूँगा कि अगर मैं इस रेंज का आंसर स्टोर कर रहा हूँ, मतलब अगर ये x है ये y है, अगर मैं dp x y को स्टोर कर रहा हूँ तो मैं कहाँ कहाँ स्प्लिट करके देखूँगा? मैं वहाँ स्प्लिट करके देखूँगा जहाँ पे कोई सेगमेंट y पे एंड हो रहा हो और वहाँ पे स्टार्ट हो रहा हो। तो मैं इन दो पार्ट्स में स्प्लिट करके देखूँगा, मतलब एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो इन दो पार्ट में स्प्लिट करके देखूँगा, और ऑब्वियसली अगर इसमें पूरा एक सेगमेंट है तो 1 ऐड कर ही दूँगा आंसर में। तो अब फाइनली बात करते हैं ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन की। तो किस ऑर्डर में इसको इवैल्यूएट करें कि सारे आंसर्स मतलब सही स्टोर हों। तो रिकर्सिव अगर कर रहे हैं तो वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर इटरेटिव कर रहे हैं तो इटरेटिव में ऐसा है कि हम किसी भी सेगमेंट को एक्सेस करते समय उसके अंदर के उससे छोटे सेगमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो क्योंकि हम छोटे सेगमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं तो हमारा जो पार्शियल ऑर्डर है वो सेगमेंट की लेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब सेगमेंट की लेंथ कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि सेम मतलब सिंगुलर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, उनकी वैल्यू स्टोर करेंगे, फिर विड्थ 2 वाले सेगमेंट पेस्ट करेंगे, फिर विड्थ 4, विड्थ 3 वाले, फिर विड्थ 4 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हम सारे आंसर स्टोर कर लेंगे और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों कम है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वजह से कम है क्योंकि टोटल सेगमेंट्स n ही है हमारे पास। अब हर r के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जब भी इस r पे मैं आ रहा हूँ तो मैं यहाँ से स्प्लिट करके देख रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी सेगमेंट्स खत्म हो रहे हैं उन सब पे स्प्लिट करके देख रहा हूँ। तो वो n से ज़्यादा नहीं हो सकते, और हर पॉइंट पे कितनी बार आ रहा हूँ, हर पॉइंट पे n से ज़्यादा बार नहीं आ रहा हूँ, और टोटल सेगमेंट भी n से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो सबका समेशन अगर लेंगे तो वो कभी भी n स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये वाला रूटीन भी n स्क्वायर हो गया, और जो मतलब जो dp ऑफ एक्स वाई है तो नंबर ऑफ स्टेट्स भी n स्क्वायर है, तो ओवरऑल ऑन एवरेज n स्क्वायर टाइम में पूरा चल जाएगा। और इसमें वैसे तो 3 सेकंड दी हुई थी टाइम लिमिट, बट मेरा सोल्यूशन आई थिंक कुछ मेरा सोल्यूशन आधे सेकंड से भी कम में चल गया था। तो ठीक है, बट लिबरल टाइम लिमिट दी है तो अच्छी बात है। तो बेसिकली यही किया मैंने, पहले ये कोऑर्डिनेट कंप्रेशन वगैरह किया है, और फिर वही किया है कि विड्थ पे इटरेट किया, हर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए देखा, एंडिंग पॉइंट को चूज़ कर लिया विड्थ और स्टार्टिंग पॉइंट से, और फिर ओके ये मतलब इनिशियल कंडीशन ली कि मतलब एक इनिशियल वैल्यू दे दी कि अगर या तो पूरा लेफ्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ या पूरा राइट में स्प्लिट कर रहा हूँ। ये वाला केस तब इम्पोर्टेंट है अगर इस सेगमेंट के लेफ्ट या राइट में कोई भी सेगमेंट स्टार्ट या एंड नहीं हो रहा है। और ये वही है कि दो जगह स्प्लिट करके देखा, और ये वाली कंडीशन है कि अगर कंप्लीटली कोइंसाइड कर रहा है ये रेंज किसी सेगमेंट के साथ। और फाइनली मैंने आंसर को प्रिंट कर दिया। काउंट ये है कि कितने मतलब कितने काउंट है कि टोटल कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं एल और आर मिला के। तो थोड़ा सा मुश्किल ही था ये क्वेश्चन, मतलब डिप 3 के हिसाब से तो नहीं लगा मुझे, मतलब डिवीजन 2 में भी थोड़ा मुश्किल वाले ही साइड में जाएगा ये। तो ये चिल था, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। बाकी तो बेसिकली यही था इस कॉन्टेस्ट के बारे में। और मैं जितने भी कॉन्टेस्ट देता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि सबके एडिटोरियल वीडियो बनाऊँ,
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और देखते रहिए मेरे चैनल। पीस आउट।